आइए कक्षा 10 के गणित का जो कंटिन्यू सेट चल रहे थे हमारे, तो ये सेट नंबर 5 है, 2024 का पुराना पेपर है, ठीक है ना। 822 HX सेट का नाम है। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहता है हाई स्कूल का पेपर गणित हल करने के लिए। तो आइए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी कह दें जो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं 1 मार्च को वीडियो पेपर है गणित का, ठीक है ना, तो सारे जितने भी वीडियो में प्लेलिस्ट कक्षा 10 की गणित के बना चुका हूँ, जो कोई सारे वीडियो देख लेगा, एक दिन में तो संभव नहीं है देखना, एक वीडियो आप डेली देखिए। कुछ पेपर पूरे 3 पेपर मैंने पूरा बनाया है, पूरा सवा 2 घंटे का, ठीक है ना। बाकी 3 पेपर जो है पुराने, कुछ मॉडल पेपर भी हैं, तो 2-3 पेपर सेट में है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस तरह पार्ट में है और उसमें पड़ा हुआ है सेट पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले चैनल को। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो मासा HCF का मान होगा। तो मैंने सूत्र इसके लिए बताया हूँ, ये कई सेटों में मैं इस प्रश्न को बता चुका हूँ, 1-2 सेटों में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो पहली संख्या P हो गई, दूसरी संख्या Q हो गई। इन दोनों संख्याओं का लासा दिया है 156, तो मासा पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए बता ही देते हैं, चलिए फिर से। ये हमारा फार्मूला होता है, प्रथम संख्या P बराबर 26 है, द्वितीय संख्या Q बराबर है 156, ठीक है। और तो होता है, हमारा सूत्र होता है प्रथम संख्या, चलिए इसी को लिख देते हैं, LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम भी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 156 ही एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम की जगह 156 रख देंगे, गुणे HCF निकलवा रहा है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितनी, 156 है, ठीक है ना। तो 156 गुणे में HCF के, तो बटे में जाएगा तो 156 से 156 कट जाएगा, तो HCF बराबर कितना आ गया, 26। तो हमारा मासा हो गया इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का मतलब 26 और 156 का मासा कितना हो गया, सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब कि दोनों संख्याओं में कोई कॉमन संख्या न हो, कटने वाली न हो। जिससे यहाँ पे 14 है, 35 है, 7 से 14 भी कट रहा है, 7 से 35 भी कट रहा है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। 18 3 से कटता है, 6 से कटता है और किसी से नहीं, 1 से भी कटेगा, ठीक है। एक तो सब में होता है। सहभाज्य का मतलब जो दोनों संख्या केवल एक उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो देखिए 18 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, अब 25 किससे कटेगा, 5 से। अर्थात इन दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से कट रही हो, अर्थात 25 18 25 ये हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो यही हमारा दूसरे का बी विकल्प सही है, ठीक है। ये देखिए 31 तिरका 93, तो ये कट रहा है, 31 से स्वयं कटेगा 31 है, 31 से ये भी कट रहा है। 32 2 से कट रहा है, 62 भी 2 से कट रहा है, समझ गए। तो ये तीनों बी नंबर सहभाज्य है, ACD सहभाज्य नहीं है। बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो बिंदु हमारा कितना है। अब हमारा ये तीसरा प्रश्न हो गया। हम दूसरा प्रश्न जो है मौखिक ही बता दिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट करनी होती है। तो पहला बिंदु हमारा कितना है, 5 0 एंड दूसरा बिंदु हमारा कितना है, -12 0। तो ये हो गए x1 y1 x2 y2। तो x1 का मतलब 5 - x2 का मतलब -12, और माइनस सूत्र में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 y2 का मान 0। तो वो 0 - 0 0 0 घटाएंगे 0, और 0 का वर्ग कितना होगा, 0 ही होगा। तो अब 12 में से 5 जोड़ेंगे कितना, 17, 17 का वर्ग कितना, 289, अब प्लस 0 अंडर रूट 289 में 0 जोड़ेंगे 289 होगा। तो 289 का वर्गमूल कितना, अभी वर्ग किए हैं 17 का वर्ग है, तो ये 17 इकाई। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 17 इकाई हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही है,
डी वाला विकल्प सही है तीसरे नंबर में। ठीक है, अगला चौथा नंबर, ये हमारा डी विकल्प सही है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष फल होगा। जब छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम निकाला जाता है, जब बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है ना, तो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम निकाल के और 7 जो एलसीएम आए तीनों का, उनमें 7 जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर है। 35, 56, 91, इनका हम कर लेते हैं गुणनखंड, फिर एलसीएम देखते हैं कितना आता है। 5 सते 35 और 8 सते 56, तो 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है लिखा है। ठीक है ना, 8 सते 56 और 13 सते 91, 13 सते 91। अब इन तीनों संख्याओं में जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, तो एलसीएम किसका एलसीएम 35, 56 और 91 का एलसीएम। ठीक है, तीनों में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो 7 हमने लिख दिया। अब इन तीनों में कुछ नहीं मिल रहा, इन दोनों में अगर कुछ मिल रहा तो उसको भी लिख दीजिए, तो दोनों में भी नहीं मिल रहा, ना इसमें न इसमें। ये 2 है, 3 बार लिखा है गुणे में, लेकिन ये 13 2 से कटेगा नहीं, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, कटना होता तो हम पहले लिख देते। तो आप इन तीनों संख्याओं को जो बची इनका भी गुणा कर देंगे, 5 गुणे 8 गुणे 13, तीनों का गुणा करिए और रखिए, सब लोग रफ में ही गुणा करेंगे। ठीक है ना, 36 40 एलसीएम हो गया। अब एलसीएम जो इन तीनों का निकला है, तो इनमें से 7 जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रत्येक से अगर 35 से भाग देंगे इस संख्या को 35 से, तो पूरा कट जाएगा। 56 से भाग देंगे तब भी ये पूरी संख्या कट जाएगी। 91 से भाग देंगे तब भी ये पूरी संख्या कट जाएगी, क्योंकि इसमें 35 भी शामिल है, 56 भी शामिल है, 91 भी शामिल है। ठीक है ना, तो कितना जोड़ दें इसमें, कह रहा है 7 शेष बच रहा है, इसलिए संख्या बराबर 3640 प्लस 7, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 3647, तो वह संख्या क्या है, 3647 होगी चौथे प्रश्न का। ठीक है, सी विकल्प 3647 से भी। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, अगला 5वां प्रश्न है। तो देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज जब लिखेंगे तो एक बन जाएगी श्रेणी, कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो एपी बराबर हो जाएगा 8, फिर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। इस तरह से कितने संख्या लिखनी है, 15 8 के गुणज, उनको जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए समांतर श्रेणी का है सवाल हमारा। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी से इसको हम हल कर देते हैं। तो इसका प्रथम पद ए बराबर है 8, सार्वधातुक डी बराबर होगा 16 में से 8 घटाएंगे 8, या 24 में से 16 घटाएंगे तब भी 8। पदों की संख्या कितनी, 15, क्योंकि कह रहा 15 पदों को जोड़ना है। तो हम फार्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मतलब 15 पदों का योगफल, एस 15 2 ए का मतलब पहला पद 8 प्लस 15 माइनस 1, तो 15 में से 1 घटाएंगे कितना, 14 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अरे 15 का मतलब ये 15 पदों का योगफल, तो n-1 होता है सूत्र, तो 15 में से 1 घटा देंगे 14। डी सार्वधातुक कितना है, 8 ही है, 15/2 गुणे 8 दूनी 16, 14 अट्ठे 112। ठीक है, 112 में से 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128, 15/2 गुणे 128, 6 2 8, 1 1 2 1, ये इस तरह 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 4 को 8, 64 हो गया। 15 का 64 में गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60 की 0, हासिल आए 6, अब 15 छक्का 90 और 90 6 96। तो इस तरह से जो 8 संख्या के गुणज है 15 ठो हम लिखेंगे, आगे ऐसे लिखते रहेंगे, उनका योग फल आएगा 960। तो इस तरह से ये 5वां प्रश्न था। अब 5वें प्रश्न का जो है पहला ए विकल्प ही सही है। अगला 6वां प्रश्न देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो
तो P का मान होगा। इस विकल्प को, इस प्रश्न को आप सब हल करेंगे, मैं नहीं हल करूंगा, इसलिए क्योंकि इसके इस तरह के प्रश्न 2 प्रश्न में बता चुका हूँ पिछले अपने अंशाल पेपरों में, ठीक है ना भाई। ये द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल -2 है अल्फा का मान, तो P का मान ज्ञात करना है। तो जहां x लिखा हो यहाँ पे -2 का वर्ग और 2 गुणे -2 -P बराबर 0 हल कर लेना है, तो हमारा P का मान आ जाएगा। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आप सब लोग हल कर लिए कि नहीं, ठीक है। आगे x अक्ष पर स्थित बिंदु यहाँ पर होना चाहिए, गलत लिखा था तो मैंने लिख दिया है। x अक्ष पर स्थित बिंदु एवं बिंदु इतने तथा इतने के समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इनके समदूरस्थ निर्देशांक का मतलब यहाँ पर देखिए x अक्ष ये कह रहा है, 7वां प्रश्न है x अक्ष और y अक्ष। एक बिंदु कितना है हमारा 5 -2, तो x अक्ष में 5 जाएंगे, y अक्ष में -2 जाएंगे, तो यहाँ पर कहीं होगा। दूसरा बिंदु -3 2, तो -3 का मतलब x अक्ष में x अक्ष में जाएंगे 3 दूरी, और y अक्ष में 2 जाएंगे, तो ये बिंदु। तो कहता है इन 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बन रही है, तो x अक्ष पर कहाँ कट रही है ये रेखा, x अक्ष पर, ठीक है ना। समदूरस्थ है ये बिंदु, इस बिंदु से उतनी ही दूरी है जितने इस बिंदु से ये बिंदु दूरी है, मतलब ये दूरी बीचों बीच आधी दूरी है। तो क्या करेंगे समदूरस्थ के लिए x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2, तो x1 + x2 करेंगे तो 5 धन -3, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना 2, अब बटे 2, तो 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, और ऋण 2 धन 2, तो 2 में 2 घट जाएगा 0 बटे 2 मतलब 0, तो ये डी विकल्प सही है। ऐसे भी प्रश्न बता चुका हूँ। समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, चेक कर लेते हैं इसका विविक्तकरण निकाल के, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² - 5x 2x² - 5x प्लस का 4 बराबर 0, ये ऐसे। इसकी मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। मानक समीकरण द्विघात समीकरण का होता है ax² + bx + c बराबर 0, तो a बराबर कितना है 2, अब b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है 4, तो विविक्तकर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0, तो b का मान कितना है -5, तो -5 का वर्ग हो जाएगा 5 + 25 प्लस का -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 4 बराबर 0, ठीक है। सर ये कह रहा बराबर 0 थोड़ी रखेंगे, इसका विविक्तकरण निकालना है, d बराबर, जब मूलों की प्रकृति बराबर होता है 0 के रखेंगे, d बराबर मान निकालना है, तो 25 ये हो गया और 4 चौको 16 16 दूनी 32 माइनस का, ऐसे 25 में से 32 घटाएंगे कितना -7, तो डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तकर का मान कैसा आ रहा है ऋणात्मक। अगर विविक्तकर का मान ऋणात्मक आए तो मूल क्या होते हैं काल्पनिक, क्या होते हैं काल्पनिक, मूल काल्पनिक होते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही है बी विकल्प 8वें प्रश्न का, वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक। 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, देखिए 2 त्रिभुज तभी समरूप होते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार जब उनके संगत कम से कम संगत 2 कोण बराबर हो। अगर 2 संगत कोण कम से कम बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह 2 विकल्प तो भरे नहीं जाएंगे, यह ए और बी दोनों, तो इसका सी विकल्प सही है। त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, ओडीसी ये वाला त्रिभुज, ओ बी ए सॉरी सी ए नहीं है ओ बी ए, ओ बी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, प्रश्न में कह रहा है, ठीक है ना। अब बी ओ सी का मान 125 अंश है, बी ओ सी मतलब ये बहिष कोण का मान कितना है 125 अंश, और सी डी ओ का मान कितना है 70 अंश है। तो कोण ए ओ ए बी का मान होगा ओ ए बी इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए त्रिभुज का क्रम कैसे लिखा हुआ है, ओ डी सी, ओ पहले इसको देखिए ओ ए बी, ओ ए के बाद क्या आता है बी, इसी प्रकार ओ पहले कौन आता है सी आता है, बाद में डी आता है, तो ओ सी डी, तो ओ सी डी ओ ए बी
कहने का मेरा मतलब ये है, ये समझाने का मतलब क्रम बताने का, कि कोण सी किसके पहले ए आता है बाद में बी आता है, इस तरह पहले सी आता है बाद में डी आता है, तो कोण सी कोण ए के संगत है और कोण बी कोण डी के संगत है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो ये 70 है, तो कोण बी भी कितना होगा, 70 अंश यहाँ होगा। ठीक है ना। अब जब कोण बी 70 अंश होगा तो इस त्रिभुज को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, ऊपर वाले को, इसको देखिए ओ ए बी को ध्यान करिए। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि ये त्रिभुज ओ ए बी का ये बहिष्कोण है 125 अंश, अर्थात ये 125 कोण ए और कोण बी के बराबर होगा। ये ऐसे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना, 125 अंश। और कोण बी को अभी मैंने बताया कि 70 अंश है, तो कोण ए बराबर प्लस 70 बराबर 125, तो कोण ए बराबर 70 उठा के उधर ले जाएंगे तो 125 माइनस 70, तो 125 में 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 अंश। इस तरह से कोण ए का मान हमारा हो जाएगा 70 अंश। कोण ए का मतलब कितना, देखिए नोट कर लीजिए, ये कौन सा प्रश्न था, 10वां प्रश्न था। कोण ए का मतलब 70 अंश। अब कोण ए का मतलब क्या, मतलब कोण ओ ए बी ये जो कह रहा था, तो इसका मान आ जाएगा 55 अंश। ये पहला ए विकल्प सही है। यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तो थीटा का मान होगा। अगला 11वां प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा और थीटा का मान जो है, साइन थीटा बराबर कास थीटा और थीटा का मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 90 से छोटा है या 90 के बराबर, तो थीटा का मान होगा, इसका मान 45 अंश होगा। ठीक है, देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर कास थीटा है, तो कास थीटा को उठा के हम इधर ले आएंगे इसके बटे में, तो साइन थीटा बटे कास थीटा जब बटे में लाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 1। अगर पक्षांतर करते इधर तो माइनस का आता है, तब यहाँ 0 बचता है, इधर रखेगा कि पक्षांतर करने में बटे लाने में क्या, जब बटे में लाएंगे तो इधर कुछ राशि नहीं बचती, 1 बचता है। जब पक्षांतर करते हैं तो कुछ नहीं, अगर ये और दूसरा तीसरा पद नहीं होता तो 0 बचता है। साइन बटे कास क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 और tan के ये कितने अंश का मान है, 45 अंश का मान है त्रिकोणमितिक सारणी में। tan से tan हटा दीजिए, थीटा का मान कितना, 45 अंश। इस प्रकार से ये 11वें प्रश्न का जो है बी विकल्प सही है। प्रश्न है साइन 15 बटे कास 75 का मान होगा। साइन 15 बटे कास 75, देखे जब इन दोनों कोणों का योग, जो यहाँ चाहे जो कुछ लिखा हो, इन दोनों कोणों का योग 90 हो रहा हो, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा एक ही आता है। 75 में से 15 जोड़िए कितना, 90, तो दोनों में से किसी एक को बदलना, चाहे साइन को बदल ले चाहे कास को बदल ले। देखिए साइन 15 बटे कास 75, तो जिसे हम साइन को बदलेंगे तो लिख देते हैं साइन 90 माइनस 75 बटे कास 75। एक को बदलना है, इसको बदल दिए तो इसको नहीं बदलना है, कास 75 को, इसको लिख रहा है। अगर हम 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना, 15, ये 15 ही लिखा हुआ है, समझ गए ना। 90 के कारण साइन किसमें बदल जाएगा, कास में। ये सब मैथ में पढ़ाते समय बताया गया है। कास थीटा, थीटा का मतलब 75 अंश। अब चूंकि ये 15 अंश पहले चतुर्थांश में से चिन्ह बदलेगा नहीं तो प्लस ही रहेगा, बटे में कास 75 लिखा ही हुआ है। 75 से 75 कास को काट दीजिए तो कितना बचेगा, 1। इस प्रकार से हमारे 12वें प्रश्न का ए विकल्प पहला एक सही है। अगला 13वां, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन की घाते 4 थीटा प्लस कास की घाते 4 थीटा का मान होगा। इसका मान 1/2 होगा। ठीक है ना, अभी हल करके बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, प्रश्न भी पढ़ लीजिए, विकल्प भी देख लीजिए, ये विकल्प सही होगा, पहले से बता दे रहा हूँ। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो पहले हम यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और फिर हम हल कर देते हैं, साइन की घाते 4 का मान निकाल देते हैं। माइनस कास थीटा को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है ना, अभी सेम यही 12वां प्रश्न देखे, वो 11वां प्रश्न देखे, ये साइन थीटा बराबर कास थीटा, यहाँ भी साइन थीटा बराबर कास थीटा हो गया। तो जैसे अभी इसको हल किए ना, अब इसको कहाँ ले आए, बटे में, तो 1 और tan थीटा का मान यहाँ 45 है। सेम ऐसे ही हल कर लेंगे अभी आगे इसको यहाँ, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश हो जाएगा ये। अब हमें कितने का मान निकाला, साइन की घाते 4 थीटा प्लस कास की घाते 4 थीटा, और थीटा का मान कितना आ गया है, 45।
साइन की घातीय 4 का मतलब साइन 45 का होल ऑफ 4 प्लस जेड लगा दें, कॉस 45 का होल ऑफ 4 घात। साइन 45 का मान 1/√2 की घातीय 4 प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 का होल पावर 4। स्क्वायर करिए, 1/√2 का मतलब 1 का गुणा 4 बार, √2 का गुणा भी 4 बार। अच्छा ऐसे होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, √2 का वर्ग करेंगे तो √4, √4 का वर्गमूल 2 अर्थात 1/2 और फिर 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, तो सीधे डायरेक्ट 1/4। इसका भी ऐसे करेंगे तो 1/4। चूंकि हमारा हर बराबर है इसलिए लघुत्तम जुड़ जाएगा, तो 1 कितना 2 और बटे लघुत्तम 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना है आंसर 1/2। यही बता रहा था मैं। अगला 14वां प्रश्न है, सेक 1 प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान होगा। सेक a प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। सेक को लिख देंगे 1/cos a, tan को लिख देंगे साइन a अपान cos a। समझ रहे हैं, 1 माइनस साइन a लघुत्तम बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा तो 1 धन साइन ए हो जाएगा अर्थात 1 प्लस साइन ए। एलसीएम हमारा cos ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात इसका गुणा करेंगे ना तो ये आएगा 1 ऋण साइन स्क्वायर ए बटे cos ए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा cos ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है सर्वसम कसे cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए बटे cos ए। तो एक बार cos से cos काट दीजिए तो कितना बच जाएगा, एक बार cos ए बच जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न 14वें का जो है डी विकल्प सही है, ये इस तरह से, ठीक है ना। अगला 15वां प्रश्न है, चित्र में देखिए समझिएगा। चित्र में बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अनुमान कोणों की माप होगी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण 45 अंश है और ये 60 अंश है। तो पहले हम रेखा ओ क्यू के समानांतर एक यहाँ रेखा ऐसे खींच लेते हैं। तो चूंकि ये पूरा कोण 45 अंश है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये 45 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 45 अंश ही रहेगा, अवनमन कोण ये 45 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये 60 है और ये रेखा यहाँ एक खींचिए यहाँ पर इसी के समांतर, तो ये पूरा अच्छा ये रेखा परस्पर लंबवत होगी, तो पूरा कोण कितने बनेगा 90 का। ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 90 का बनेगा। ये 60 का इधर है तो इधर कितने का बचेगा 30 अंश का। तो ये वाला अवनमन कोण पी वाला अवनमन कोण कितना हो गया 30 अंश, ये वाला कितना हो गया 45। तो 45 और 30 होंगे अवनमन कोण, ठीक है ना। कौन सा विकल्प सही है, ये बी विकल्प 45 और 30 होगा, ठीक है। अगला 16वां नंबर का प्रश्न है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है तो tan ए बराबर 1/√3 है, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी का मान होगा। इसको जो है बहुविकल्पी प्रश्न में नहीं देना चाहिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है। बड़ा नहीं है, वो बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, समझ गए ना। तो देखिए हल करके बता दे रहे हैं। त्रिभुज है एबीसी और उसका कोण सी समकोण है, ए बी सी 80 90 अंश है। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। अगर इसको थीटा मानेंगे कोण ए को तो फिर ये हो जाएगी लंब और ये एसी क्या हो जाएगी आधार। इसी त्रिभुज को हम दोबारा बना लेते हैं क्योंकि जरूरत है। ये ए बी सी एक में बनाएंगे तो फिर ज्यादा भीड़ हो जाएगी, ये 90 ही रहेगा
अगर कोण बी को थीटा मानेंगे इसको, तो फिर इसके सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगी, लंब, और ये BC क्या हो जाएगी, आधार। ये tan A का मान दिया है, tan A बराबर 1/√3। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इस त्रिभुज में, देखिए लंब हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा, √3। त्रिभुज वही है, थीटा बदलने के कारण ये tan A के लिए दिया है, तो ये लंब होगा 1, आधार कितना होगा, √3। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो AB स्क्वायर बराबर, पहले वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, AB स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन का आधार का वर्ग। तो लंब मतलब 1 का वर्ग, आधार का मतलब √3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग √9, 9 का वर्गमूल 3, 3 1 4। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे, AB स्क्वायर बराबर है, चल रहा था, तो AB से वर्ग हटाएंगे तो फिर √ लग जाएगा। तो AB का मान कितना, 2। इस प्रकार से कर्ण का मान कितना आ गया, 2। इसमें भी कर्ण यही रहेगा, √3/2। तो ये हमारा आंसर जो आ रहा है √3/2, तो इसके विकल्प में कोई आंसर नहीं है, तो ये विकल्प गलत है। यहाँ C नंबर अगर हम यहाँ पे लिख दें √3/2, यही लिख देते हैं, चलिए ठीक है ना। तो ये पेपर का ये विकल्प चारों गलत है, यहाँ पे ये √3/2 ही होगा। अगला 17वां प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका ए विकल्प सही है, देख लीजिए अब ये कैसे सही है मैं समझा रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा 17 नंबर का, एक घड़ी है जैसे इस तरह से, ठीक है ना, और इसकी मिनट की सुई है, जिसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 ऐसे होगा 6 9। तो मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पे है, ठीक है ना, ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई हो गई। तो 12 से 5 के बीच में कितने छोटे छोटे खाने होते हैं, 5। एक खाने के बीच में, पूरा खाने के बीच में कितना होता है, 30 अंश का कोण, 30 60 30 90, ऐसे 90 कोण बने। तो एक छोटे खाने में कितने अंश का कोण बनेगा, 6 अंश का, ठीक है ना, 6 अंश का। तो थीटा बराबर कितना, 1 मिनट कहना चलेगा, तो यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश हो जाएगा, समझ गए। और R मिनट की सुई, R का मान कितना है, R ही है त्रिज्या। तो कह रहा है कितना क्षेत्रफल घेरेगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, ये पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। थीटा का मान कितना है हमारा यहाँ पे, 6 अंश है, 60 अंश नहीं, 6 अंश। एक छोटे खाने में 6 अंश बनेगा, क्योंकि 5 खानों के बीच 30 अंश होता है, तो एक खाने में 6 6 पंचे 30। तो थीटा की जगह हो जाएगा 6/360 गुणे πr², 6 36 भाग दिया लब्धिम से, तो ये हो जाएगा πr² बटे कितना, 60। ये आंसर होगा हमारा। तो 17वें का कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प, यही बता रहा था। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धगोला है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। आधा गोला है, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ बोलता तो केवल यहाँ कपड़ा लपेटते, संपूर्ण पृष्ठ कह रहा तो यहाँ भी लपेटेंगे, तो πr², इधर का 2πr², तो 3πr²। 3π व्यास है पूरा 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 1/4, 1/2 का आधी कितने, 1/4, तो 1/4 का होल हाफ स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना, 4 चौको 16 बटे में, और ये 3π, तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है 18वें प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, देखिए इसका ए विकल्प सही था 17वें का, 18वें का हमारा सही है बी विकल्प, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, माध्य मतलब समांतर माध्य, ये माध्य का इतना है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। तो इसका सूत्र होता है हमारा, इसको बताने के पहले ये मैं बता देता हूँ, देखिए 20वां मौखिक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्य भी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और माध्यक भी है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आते हैं माध्य माध्यिका बहुलक,
तो बहुलक तो कहीं दिया नहीं, तो माध्य माध्यक दिया है विकल्प में, तो माध्य माध्यक बी और सी सही होगा, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा, बी तथा सी दोनों। ठीक है, अब इसका 19 नंबर देख लीजिए। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र होता है हमारा। पीछे में 1-2 बार बता चुका है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा समांतर माध्य दिया है 3 गुणे माध्यिका, पहले लिख लेते हैं, माध्यिका दी है 25.8, 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 26.1, 3 का गुणा कर देंगे, 8 3 24 की 4 हासिल आए 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल आए 1, 3 दूनी 6 6 1 7, 77.4 माइनस 2 1 के 2.6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2.7 में से 2 घटाएंगे 5, और 7 में से 5 घटाएंगे, सॉरी हाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो 25.2, ये हमारा क्या हो गया, बहुलक मॉड हो गया। तो इस तरह से 19वें प्रश्न का जो है सी विकल्प सही है हमारा, कौन सा, सी विकल्प सही है। ठीक है, ये आगे खंड बा है, तो खंड बा में पहला प्रश्न है, सभी 21वां प्रश्न है, सभी भाग हल कीजिए। ठीक है ना, दिया गया है मासा HCF 99 153 का 9, तो लासा इन दोनों संख्याओं का निकालना है। ठीक है ना, प्रथम संख्या P बराबर 99 और द्वितीय संख्या Q बराबर 153 है। ठीक है, तो इनका मासा कितना दिया हुआ है, HCF बराबर दिया हुआ दोनों का 9, तो हमें क्या निकालना है, LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM निकालना है। तो हम जानते हैं दोनों मासा गुणे लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो हमें लासा निकालना है, तो हम डायरेक्ट LCM लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे HCF मासा, ये लिख देंगे। भाई लासा गुणे मासा, तो मासों को हम नीचे ले गए हर में, तो ये सूत्र हमारा होता है। तो पहली संख्या हमारी कितनी 99, और गुणे दूसरी संख्या है 153, और बटे मासा कितना है 9, तो 9 से काटेंगे तो 11 नहीं है, और 11 का गुणा कर देंगे 153 में, तो 11 3 33 की 3 हासिल आए 3, 11 5 55, 55 3 58 की 8 हासिल आए 5, 11 1 की 11, 11 5 16, 1683 हमारा क्या हो गया LCM, संख्या 99 और 153 का LCM हो गया हमारा 1683, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ये 21वें प्रश्न का नंबर था प्रश्न। ठीक है, 21वें का नंबर। आगे 21वें का ख नंबर देखते हैं। तो देखिए 21वें का जो ख नंबर प्रश्न है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये ग नंबर बिंदुओं 4y और 12, हाँ ठीक है, तो ये जो ख नंबर का प्रश्न है ना हमारा, तो ये इसको मैंने डे 1 जो हमारे जो सीरीज चल रही बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की डे 1 डे 2 इस तरह से, तो डे 1 में के वीडियो में ये प्रश्न मैं हल किया हूँ, तो इस वीडियो से उस डे 1 वाले वीडियो को मैं टैग कर दूंगा, तो उसको वहां से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगला ग नंबर है बिंदुओं 4y और 12 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो ख नंबर प्रश्न मैंने हल किया था। ग नंबर देखिए, बिंदु क्या दिए हुए हैं, पहला बिंदु है 4y, बिंदु A, ये हो जाएगा x1 y1, तथा दूसरा बिंदु हमारा कितना है 12 और 3, 12 और 3, ये बिंदु हो गए x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी है 10 मात्रक, कितनी दी हुई है 10 यूनिट। तो D बराबर हम सूत्र जानते हैं x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर का अंडर रूट, ये सूत्र जानते हैं। तो D का मान दिया है 10, x1 का मान 4 है, माइनस x2 का मान कितना है 12 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है हमारा y माइनस y2 का मान है 3 का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे,
वर्ग कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 10 दहम 100, और वर्ग करने पर इसका अंडर रूट हट जाएगा। 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना माइनस का 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a ऋण b का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र खोल देंगे तो वाई स्क्वायर धन 3 त्रिकाई 9 माइनस 3 दूनी 6 वाई। ये 100 को उठा के इधर दाहिने साइड ले आएंगे तो इधर 0 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 8 अठाई 64 प्लस का प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6 वाई माइनस 100 इधर बराबर 0। ये पूरा पद उठा के बाईं तरफ और 0 को उठा के दाहिनी तरफ, तो ये इधर इसको वाई स्क्वायर पूरा पद ला रहे हैं इधर, तो चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि 0 को भी दाहिने साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर और यहाँ पर ऋण का 6 वाई हो गया, तो 64 में से 9 जोड़ देते हैं, 100 में से घटा देते हैं, तो 64 9 कितना 73 27 है ना बराबर 0। अब वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पर 27 है, तो 1 में 27 का गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा, और 27 का ऐसा गुणनखंड करें कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जोड़ने घटाने पर -6 आए, तो 9 तिया 27 और 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 3y माइनस 27 बराबर 0, ये हमारा हो गया। 4 पद बन गए, तो शुरू के 2 पद और अंतिम के 2 पदों में कामन, तो इन दोनों में कामन है y, तो y माइनस 9, इन दोनों में कामन है प्लस का 3, तो यहाँ भी बचेगा y माइनस 9 बराबर 0। अब पहला पद ये, दूसरा पद ये, इन दोनों पदों में कामन है y माइनस 9, दूसरे में क्या कामन है y प्लस 3 बराबर 0। अब इसको यदि करके ले लेंगे, तो पहला नंबर यदि y माइनस 9 बराबर 0, तो माइनस का 9 इधर दाहिने साइड ले जाएंगे तो y बराबर कितना 9। दूसरा नंबर हम लेंगे यदि y धन 3 बराबर 0, तो y बराबर धन का 3 दाहिने साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3। इस प्रकार से y के हमारे 2 मान आ जाएंगे 9 और माइनस का 3, और यही हमारा आंसर है। घ नंबर का प्रश्न, बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी मैं डे 1 वाले जो है वीडियो में हल कर चुका हूं, तो इसको भी वहीं से देख लें VS एजुकेटर मेरे चैनल में। अगला अंगा नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको तो सूत्र में डायरेक्ट लिखना है, और प्रश्न का आंसर आयत किसकी है, शंकु की। शंकु के लिए r बराबर हमारा दिया है 3.5 cm सेंटीमीटर, और h बराबर दिया है हमारा 12 cm, ठीक है। आयतन निकालना है, तो आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन का सूत्र कितना होता है, v बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 का होल ऑफ स्क्वायर गुणे h का मान कितना है 12, तो हो जाएगा 22/7, 3.5 का 2 बार गुणा है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, 7 से काट दीजिए, 7 पना 35, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा इधर, तो 0.5, 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 22 पंचे 110, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 11.0 अर्थात 11 गुणे इस 3.5 का 12 में गुणा कर देते हैं, तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल आए 6, 12 3 36, 36 6 42, एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा केवल 42, अर्थात 11 में 42 का हम गुणा कर दें, तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल आए 2, 11 चौको 44, 44 2 46, तो इस तरह से हमारा शंकु का आयतन आ गया 462 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर है। तो ये इस प्रश्न का हल हो गया। अगला 4 नंबर का प्रश्न है, जिसमें हमें समांतर माध्य निकाल सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे मैं प्रश्न बता चुका हूँ, ठीक है ना, समांतर माध्य वाले, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो वर्ग अंतराल से हम क्या करेंगे, दोनों इन संख्याओं को जोड़ के बटे 2 करेंगे तो हमारा x आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, तो इस तरह समांतर माध्य के बहुत सारे प्रश्न मैं बता चुका हूँ। तो पिछले मेरे जो भी वीडियो मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, तो उनको समांतर माध्य उन वीडियो में से देख लें, ठीक है ना। अगला
22वें का नंबर है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 22वें का नंबर का प्रश्न है। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 7x, तो पहले प्लस का हम 7x लिख लेते हैं, प्लस 12 बाद में लिख देते हैं। तो द्विघात समीकरण इतने की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये मानक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो इस द्विघात बहुपद की मानक द्विघात बहुपद से क्या करेंगे, इतने की इतने से तुलना करने पर तो a बराबर हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कितना है 1, तो a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर कितना है हमारा 12। तो इस तरह से जो है अब हम जो है शून्य पहले इसके निकाल लेते हैं, इस द्विघात बहुपद के, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 का 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ये 7x जोड़ने पर आए 4 3 12, 4 3 12 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस का 12, 4 पद बन गए तो शुरू के 2 पद अंत के 2 पदों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x धन 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ भी बचेगा x धन 4। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है x प्लस 4, तो x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर बचेगा x प्लस 3। इसी प्रकार से हम अब इनको x का मान निकालने के लिए पहले नंबर में लेंगे, यदि x धन 4 बराबर 0, क्योंकि शून्य मान निकालना है ना, तो इसलिए 0 के बराबर लेंगे। तो x बराबर कितना -4, ये x का जो पहला मान है ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला शून्य हो गया, जिसको हम अल्फा भी कहते हैं। तो अल्फा का मान कितना आ गया -4। दूसरा नंबर, यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना -3, ये हमारा दूसरा शून्य हो गया, जिसको हम बीटा से भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अल्फा का मान -4, बीटा का मान -3। अब हम जानते हैं ये शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा -4 और बीटा का मान आया है -3, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -4 -3 बराबर -b का मान कितना है हमारा, b का मान है हमारा 7, ठीक है ना। a का मान है 1, तो ऋण का 7/1, ऋण 3 में से ऋण 4 जोड़ेंगे तो ऋण 7, 1 में से भाग देंगे तो ऋण 7। इस प्रकार से हमारे शून्यकों का योग फल का सत्यता की जांच हो गई। ये हमारा क्या है, दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम गुणन वाले के सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होता है c/a, तो अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान -3 है, तो -4 का -3 में गुणा कर देंगे। c का मान हमारा 12 है बटे a का मान 1 है, पूरा इम्प्लाइज दैट करके लिखे देते हैं। तो 4 3 12 माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 12 बराबर 1 से भाग देंगे तो 12 यहाँ पर। तो इस प्रकार से शून्यकों के गुणांकों के भी सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि दोनों पक्ष 12 और 12 बराबर हैं। अगला ख नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है, तथा बड़ी संख्या y है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर का मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो उसका अंतर 180 है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी धनात्मक आएगा ना, क्योंकि अंतर कितना दे रहा है 180 दे रहा है, माइनस के 180 नहीं है। तो बड़ी संख्या का वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तभी धनात्मक आएगा, ये धनात्मक है। शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। ये इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या कौन है, x, तो x का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कौन है, y है, इसका वर्ग 8 गुना है इससे, तो इसमें भी 8 का गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इस प्रकार से ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से या y का मान यहाँ से निकाल लीजिए, और या तो x स्क्वायर का मान, ठीक है, हाँ, एक्स स्क्वायर का मान 8y उठा के यहाँ पे रख दीजिए। समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, 8y, यहाँ पर लिख दें 8y, तो y स्क्वायर माइनस का 8y, 180 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 180 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया y में, y स्क्वायर के पहले प्लस का चिन्ह है और 180 का चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो जोड़कर घटा करके माइनस 8 आएगा, ठीक है ना। तो 180 और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 180 ही, लेकिन 180 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आ जाए। तो 18 दहम 180, और 10 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10, सॉरी y माइनस का 18y और प्लस का 10y माइनस 180 बराबर 0। 4 पद बन गए, तो शुरू के 2 पद अंत के दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, y, तो ये बचेगा y माइनस 18, इन दोनों में कॉमन है प्लस का 10, तो यहाँ बचेगा y माइनस 18, यहाँ भी बच जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों पदों में कॉमन है y माइनस 18, तो y माइनस 18 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा y प्लस 10, ठीक है, बराबर 0। पहला नंबर, यदि y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर कितना, 18। दूसरा नंबर, यदि y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर कितना, माइनस का 10। अब y के 2 मान आए, ठीक है ना, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो हम एक बार y का मान 18 रख के देखते हैं, समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। 2 में y बराबर 18 रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो y की जगह 18 रख देते हैं। x से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18 का अंडर रूट वर्गमूल। तो 8 का क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 को 8, 18 को रहने दीजिए अभी, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल कितना, 2 बाहर आ जाएगा, 18 दूनी 36, ये बन जाएगा 36, तो 36 का वर्गमूल कितना, 6, तो 6 दूनी 12। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, 12। जब y का मान 18 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, 12 आया है। अब दूसरा वाला मान भी रख के देख लीजिए, y का मान, यदि y बराबर माइनस 10, तो y का मान समीकरण 2 में रखें, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा हमारा, माइनस 80। x से वर्ग हटाएंगे तो माइनस अंडर रूट 80, और अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो कैसी होती है, काल्पनिक। ये जो y बराबर हमारा माइनस 10 मान आया है, ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य, मतलब ये अमान्य होगा। तो y का मान जो 18 आया है ना, केवल यही मान बस मान होगा। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या कितनी, 12 हो गई, यही आंसर है हमारा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर में बड़ी संख्या बराबर, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ऐसे, छोटी संख्या बराबर 12 और बड़ी संख्या बराबर कितना, 18। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है ग नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच
का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 अंश। पर प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई वृत्त है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की, तो माना इसका बाह्य बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा एक मान लीजिए PQ और दूसरी स्पर्श रेखा PR है। तो कहता है माना वृत्त है तो वृत्त का केंद्र भी होगा, केंद्र माना O है, तो O को Q से मिला देते हैं और O को R से मिला देते हैं। हम जानते हैं तो OQ और OR क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी। OQ बराबर OR बराबर क्यों है, क्योंकि क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब यहाँ 90 का कोण बनेगा, यहाँ 90 का कोण बनेगा। पर हमारा एक बन गया चतुर्भुज PQOR, चतुर्भुज बन गया। स्पष्ट है कि है, जब यह चतुर्भुज है इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश। मतलब कोण P प्लस कोण Q, सब कोणों के आंतरिक भाग की बात हो रही है ना, जैसे कोण P तुम बाहर का इधर का समझने लगो, नहीं ये इसकी बात हो रही है। इस टाइप कोण Q की इसकी बात हो रही है, कोण O की इसकी बात होगी, इसकी नहीं होगी बाहर वाले की। इस टाइप कोण R की ये अंदर वाली की बात होगी। तो ठीक है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O, तो लिखे देते हैं, चलिए O को इधर का QOR प्लस कोण R, जिसे इसको लिखना पूरा लिख देते हैं, तो कोण ORP, चारों कोण है बराबर, तीनों का योगफल, चारों का योगफल कितना होगा, 360 अंश। अब कोण P और कोण O इसको एक जगह लिख देते हैं। कोण O का मतलब प्लस कोण QOR 90, कोण R का परिमाण कितना है, 90, तो 90 अब प्लस 90 बराबर 360। 90 90 180, 180 उठा के दाईं तरफ ले जाएंगे तो घट जाएगा इधर, कोण P प्लस कोण QOR बराबर 360 माइनस 180 बराबर 180। अब देखिए कोण P प्लस कोण QOR, ये मतलब इस कोण P और इस कोण O का दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 180। 180 का मतलब दोनों का योगफल संपूरक हो रहा है। ठीक है, प्रश्न को एक बार और देख लीजिए क्या कह रहा है। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है कौन, दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कौन सा है, ये P। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसको पूछ रहा है कि ये संपूरक है किसका, इस वाले का। ठीक है ना, तो कोण P बराबर 180 माइनस, इधर ले आइए इधर दाहिनी साइड, कोण QOR। हम देख रहे हैं कि 180 में से कोण QOR को घटाएंगे तभी कोण क्या आ रहा है, P। ठीक है ना, कोण P कोण O के संपूरक है, कोण O कोण P के संपूरक है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकृति में OA गुणे OB, OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये दिखाना है हमें। OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD, ये दिया है। देखिए चित्र इस तरह बना है, मैं बना भी दे रहा हूँ, चलिए छोटे से यहाँ बना दे रहे हैं। ये ऐसे यहाँ पर है A B C D O, ऐसे यहाँ पे सिद्ध करना है। कोण A बराबर कोण C तथा कोण D, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसको लेके चलते हैं। चूंकि OA गुणे OB बराबर OC गुणे OD, मतलब OA गुणे OB, तो OA गुणे में है ये, तो OA बटे क्या कर दें,
ओ ए के बटे में ओ सी को ले आते हैं और ओ डी इधर रहने देते हैं दाहिने साइड, ओ डी के बटे में ओ बी को ले आते हैं। अब देखिए त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में स्पष्ट है कि ये जो अभी हमने निकाला ओ ए ओ डी अपान ओ बी बराबर कब होता है संगत भुजाओं का अनुपात? जब दोनों त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। और जब दोनों त्रिभुज जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए त्रिभुज ओ ए डी समरूप त्रिभुज ओ बी सी, अब दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा, यही सिद्ध करवा रहा था। ठीक है ना, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। सवाल में हमें यही सिद्ध करना था। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 ही पत्ते होते हैं। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर मतलब 52 और हमें से जो है गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकालना है। एक पत्ता तो निकालना है, एक पत्ता निकालना है। अब पहले नंबर में कहता है वो जो एक पत्ता निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बादशाह। तो बादशाह कट होते हैं 52 पत्तों में से, 4 बादशाह होते हैं। हुकुम, चिड़ी, ईंट, पान, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं तो 4 बादशाह होंगे। तो अब एक पत्ता निकालना है तो एक में से एक पत्ता जो निकालना है, उस एक पत्ता जो निकालना है हमें, तो उन 4 बादशाहों में से कोई बादशाह हो सकता है। तो मतलब घटना क्या है? घटना है ई यानी बराबर 4 पत्तों की घटना घट सकती है। इसलिए बादशाह निकालने की प्रायिकता, बादशाह निकालने की प्रायिकता पी बराबर यानी अपान NS। यानी का मान कितना है? 4, NS का मान कितना है? 52, 4 के 4, 13 चौको 52। तो इस प्रकार प्रायिकता 1/13 हो जाएगी किसकी? 52 पत्तों में से कोई भी एक बादशाह निकालने की। तो बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता क्या निकाले हैं? 1/13। इसलिए बादशाह ना होने की प्रायिकता हम सूत्र जानते हैं, PE प्लस PE डैश बराबर कितना? 1। ये हम सूत्र जानते हैं ना। तो PE का मान कितना है हमारा? 1/13 है। प्लस PE डैश का मतलब वह घटना नहीं घट रही है जो यहाँ पे घटी है। तो PE डैश बराबर हो जाएगा 1/13 इधर ले जाएंगे दाहिने साइड, ऋण का 1/13। इसमें बटा लगा है तो सीधे 1 में गुणा करिए तो 13 1 के 13, 13 में से 1 घटाएंगे कितना? 12/13। तो इस तरह बादशाह ना हो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? 12/13। यह आंसर होगा इसका। अगला 22वें प्रश्न का अच्छा नंबर है। निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग अंतराल फिर बारंबारता। तो चूंकि माध्यक निकालना है इसलिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा CF। ठीक है, तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, कहाँ से है? 50 से 60 तक, 10 10 का अंतर करके, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना ही है बस। इन वर्ग अंतरालों के संगत बारंबारताएं हैं 5, 8, 20, 15, 5, 8, 20, 15, 7, 5, 7, 5। बारंबारताओं का योग निकाल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एफ, या इसी को क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। ठीक है ना, बराबर, चाहे सिग्मा एफ लिखिए चाहे एन लिखिए, बात एक है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। चलिए संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। पहले जो अंतिम संचयी बारंबारता होगी वही बारंबारताओं का योग भी होता ही हम जानते हैं। तो 5, 5 में से 8 जोड़ेंगे 13, और 13 में से 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 15 जोड़ेंगे 48, 48 में से 7 जोड़ेंगे कितना, 55, और 55 में से 5 जोड़ेंगे 60। मतलब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60। अब चूंकि हमें माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने के पहले हमें n/2 निकालना पड़ेगा। n का मतलब सिग्मा f, तो n का माना है 60/2। 60/2 का मतलब 2 से काटेंगे तो कितना, 30। माध्यिका बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस CF अपान कितना, स्मॉल f गुणे h। अब देखिए यहाँ पर ये क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें n/2 देखना है। n/2 का मान कितना है, 30, और इस 30 को हमें देखना है, यहीं से क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है ना, तो 30 कहाँ, सॉरी लिख देना, माध्यक वर्ग हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो यहाँ पर जो है क्या है, देखिए मैं एक बार भाषा में बोले देता हूँ ये सब क्या है, आप लिखते जाइए। n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या, L बराबर ये जो L लिखा हुआ है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और CF बराबर ये जो CF लिखा है संचयी बारंबारता, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। और स्मॉल f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। h क्या है, वर्ग माप। तो आइए इनका मान बारी बारी से हम रखते हैं। ठीक है, तो हम पहले निम्न सीमा ढूंढते हैं। निम्न सीमा मतलब L का मान, तो इन दोनों में निम्न कौन है, 20, तो ये हमारा L का मान हो गया। और CF का मान कहाँ है, संचयी बार माध्यक वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, मतलब इसके ऊपर संचयी बारंबारता, तो ये हमारा CF हो गया। और स्मॉल f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये स्मॉल f हो गया। अब हमें सब तो, और h क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप को मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर, या इनका अंतर या इनका अंतर, तो अंतर कितना है, 10-10 का। अब ये मान उठा के रख देते हैं। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा का मान कितना है हमारा, 20, प्लस n/2 का मान हमारा कितना है, 30, माइनस संचयी बारंबारता कितना है, 13, अपॉन स्मॉल f का मान कितना है, 20, 20, इंटू h का मान कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, ये 10 से 20 को काट सकते हैं क्योंकि 10 कोष्टक के बाहर है, तो 10 दूनी 20, 30 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 17, 17/2 ये हमारा आ गया। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2 से काटेंगे 17 को तो कितना, 8.5 आएगा, काट के देख लीजिएगा। इस प्रकार से 20 में 8.5 जोड़ेंगे तो 28.5। यह इस जो आंकड़े दिए हुए उसकी माध्यिका हो गई 28.5। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा समीकरण है 9x = 2y + 7। समीकरण युग्म, पहला समीकरण है हमारा 3x - 5y - 4 = 0। 3x - 5y = 4, समीकरण 1 हो गया। समीकरण दूसरा है हमारा 9x = 2y
धन का 7। 2y को बाईं तरफ ले आते हैं तो 9x ऋण का 2y बराबर ये बच जाएगा 7। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब जो घटा देते हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ऐसा कर देते हैं। तो इसमें 3 का गुणा करते हैं समीकरण 1 में, जब पूरे में करेंगे गुणा तो 9x माइनस का 15y बराबर 12। दूसरा समीकरण हमारा 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब चूंकि घटाना है तो यहाँ पर घटाने पर लिख सकते हैं, घटाने पर। और जो हमारा नीचे समीकरण लिखा हुआ है दूसरे नंबर में उसके चिन्ह बदल देंगे तभी तो घटाना होगा। तो प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। प्लस माइनस का 9x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह ही माना जाएगा। ऋण 15y में से धन का 2y जोड़ देंगे अर्थात 2y में 15y घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे 5 तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5 बटे ऋण का 13। माइनस चिन्ह ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में रखते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर माइनस का 5 बटे 13 रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x ऋण का 5, y का मान रख देंगे माइनस का 5 बटे 13। 5 बचा 25 माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो ये पूरा पद हो जाएगा प्लस का 25 बटे 13। अब प्लस का 25 बटे 13 दाहिनी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। इसका गुणा कर देंगे 13 का सीधे 4 में, लघुत्तम हो जाएगा हमारा 13। 13 चौको 52 माइनस 25, 3 गुणे में है x के तो 13 के बटे में आ जाएगा, 13 के गुणे में आ जाएगा। 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना 27 बटे 13 दूनी 26। इस प्रकार से x का मान हो गया हमारा 27 बटे 26 और y का मान आ गया था हमारा माइनस 5 बटे 13। तो यह आंसर हो गया हमारा x बराबर 27 बटे 26 और y बराबर माइनस 5 बटे 13। अथवा का देख लेते हैं 23वें। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है ऐसा मान लेते हैं। इसलिए संख्या बराबर हमारा कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी 10y प्लस का x, मतलब दहाई वाले अंक में 10 का गुणा कर देंगे, इकाई का अंक जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी। अब प्रथम शर्तानुसार जो है क्या कह रहा है 10y प्लस x कि 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66। ये संख्या 10y प्लस x और इसके अंकों को पलट दे अर्थात x को दहाई की जगह y को इकाई की जगह, तो दूसरी संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। तो ये जो अंकों को पलटने से संख्या बन गई, पहली संख्या या नई संख्या, पुरानी नई संख्या दोनों का योगफल कितना है 66 है, यह कह रहा है। तो x में से 10x जोड़ेंगे तो 11x, इसी प्रकार 10y में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11y बराबर है हमारा 66। यहाँ पे 66 हिस्सा 11 कॉमन ले लेंगे, 11 बटे में चला जाएगा तो 11 से 66 कट जाएगा तो x प्लस y बराबर 66 बटे 11।
11 छके 66, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। यह पहला समीकरण हो गया। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब देखिए ये हमें पता नहीं कि इकाई का अंक बड़ा है कि दहाई का अंक बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि 53 है संख्या, तो 53 में इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 5। अगर यही संख्या 35 हो जाती तो फिर बदल जाता इकाई दहाई का अंक। तो अंक कौन सा बड़ा संख्या का ये पता नहीं है, तो हम जो है द्वितीय शर्तानुसार इकाई के अंक में दहाई का घटा देते हैं ऐसे इस तरह से। तो दोनों का अंतर कितना है? 2 है। ऐसा दूसरा समीकरण हो गया। इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को हम जो है विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो जोड़ देते हैं तो y के गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे। तो समीकरण 1 + 2 करने पर तो x + y = 6 x - y बराबर 2। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस y कट जाएगा। x जोड़ के 2x 6 2 8, 2 गुणे में x के बटे में चले जाएगा तो 2 4 को 8, तो x बराबर कितना हो गया? 4। अब x बराबर 4 होगा तो x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण चलिए 2 ही में रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा है 4 - y बराबर 2। माइनस का y बराबर 2, 4 ले जाएंगे दाहिनी साइड तो माइनस का 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस वाई तो माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना? 2 हो गया। इसलिए संख्या बराबर हो जाएगी हमारी, संख्या कितनी थी? प्रारंभिक संख्या 10y + x, 10y + x। तो 10y का मान आया है 2 प्लस x का मान कितना है? 4। तो 10 दूनी 20, 20 4 24। इस प्रकार से प्राप्त संख्या कितनी है हमारी? 24 है। आंसर हो गया। अब देखिए एक बात और हम बता दें, यहाँ पर जो हमने माना है द्वितीय शर्त x - y, अगर इसी द्वितीय शर्त को y - x मान ले, y - x बराबर 2 कर दें तो फिर हमारी संख्या आ जाएगी 42। ठीक है ना? तो दोनों में से किसी को हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कह रहा है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है। ठीक है ना? क्यों कह रहा है कि संख्या के अंकों व अंतर 2 है। ठीक है, तो चाहे इस तरह मान लीजिए या चाहे इस तरह मान लीजिए, दोनों में से ये कंडीशन मानेंगे तो आंसर 24 आएगा, ये कंडीशन मानेंगे तो आंसर 42 आएगा। बस। अगला 24 नंबर प्रश्न है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्ठक के अंदर 3 धन √3 मीटर है। एक मंदिर बना हुआ है, जिसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी धरातल तल है, ये हो गया मंदिर, माना ए बी कोई मंदिर है। अब ये रोड है, रोड की चौड़ाई है और रोड के दूसरी ओर बना हुआ है भवन। ठीक है ना? अब हम बता रहे हैं भवन की ऊंचाई है, क्योंकि प्रश्न कह रहे हैं एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से, यहाँ शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कह रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो ऊपर की तरफ देखेगा आंख उठा के, तभी उन्नयन बनता है। ठीक है ना? इसलिए भवन ऊंचा है मंदिर से, ये इस तरह से। इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। तो हम पहले बिंदु बी से के समांतर एक रेखा खींच देंगे। माना सी डी कोई हमारा भवन है। ठीक है ना? इस प्रकार से सी डी भवन हो गया। और बिंदु ई, तो हम ए सी रेखा के समांतर बी ई रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। इसके बाद तथा भवन के पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। यहीं से मंदिर के शिखर से इसके पाद मतलब भवन के पैर का अनुमान कोण कितना है? 45 अंश। 45 यहाँ बन रहा है, मतलब ये कोण 45 होगा तभी ये 45 होगा। समझ रहे? तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ भी एक 90 अंश का कोण बन रहा है। भवन की ऊंचाई सिद्ध करवा रहा है, तो हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h मीटर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना? अब ये AB की
लंबाई 15 मीटर है, इसलिए CE की लंबाई भी कितनी होगी, 15 मीटर ही होगी। हम मान लेते हैं मंदिर के पाद से भवन के पाद के बीच की दूरी माना x मीटर है। अब AC x मीटर है तो BE भी x मीटर ही होगी, ठीक है ना। एक आयत बन रहा है यहाँ पे ऐसे इस तरह से। तो जो जो मैंने भाषा बोली है वह भाषा बोर्ड परीक्षा में लिखना है, तो ये पूरा लिख लेना है भाषा। अब हम एक बार समकोण त्रिभुज BAC में ले लेते हैं, एक बार समकोण त्रिभुज BED में ले लेते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज BAC में यहाँ पे 45 बन रहा है, ये 15 है, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो tan 45, tan बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है 15 मीटर, आधार है x मीटर, तो 15 बटे x। tan 45 का मान 1, तो 1 गुणे x का तिर्यक गुणा हो जाएगा, 1 गुणे x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 मीटर। मतलब मंदिर के पाद से भवन के पाद का जो है दूरी कितनी है, 15 मीटर। अब इसके बाद ले लेते हैं समकोण त्रिभुज BED में। अब समकोण त्रिभुज BED में, समकोण त्रिभुज BED में तो क्या हो जाएगा, tan 30 अंश, तो tan बराबर लंब DE का मान हमने माना नहीं है, लिख देते हैं एक बार DE बटे लंब, DE बटे आधार BE का मान कितना है x। अब ध्यान से देखिए चित्र में, DE का मान कितना होगा, पूरा मान h है, इतना 15 है, तो h में से 15 घटा देंगे तो DE आ जाएगा, मतलब DE की लंबाई हो जाएगी h माइनस 15। और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, तो हो जाएगा h माइनस 15 बटे x। x का मान कितना आ चुका है 15, तो ये रख देते हैं उठा के, x का मान ये हमारा आ चुका है, तो x का मान उठा के 15 रख देते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा h माइनस 15 √3 बराबर 15 का 1 में, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे। √3 हमें h का मान निकालना है, सिद्ध करना है, तो √3 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो h √3 माइनस 15 √3 बराबर 15। ये इसको उठा के दाहिने साइड ले जाते हैं, तो प्लस का हो जाएगा, तो h √3 बराबर 15 अब प्लस 15 √3, ये हो गया। नीचे ये गुणे में चला जाएगा, तो h बराबर 15 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 धन √3 हो जाएगा बटे √3। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, क्योंकि नीचे हर में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो अंश हर में √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 का अंदर गुणा कर देते हैं, 3 का 9 का वर्गमूल कितना 3, तो हो जाएगा h 15 अंदर गुणा करेंगे तो √3 प्लस 3 का 9 का वर्गमूल 3 बटे 3 का 9 का वर्गमूल 3, 3 बचे 15, तो h 5 3 प्लस √3 मीटर, यही हमारे जो है भवन की ऊंचाई है, और यही सिद्ध करना था प्रश्न में, ठीक है। ये इस तरह से प्रश्न एक बार आप लोग देख सकते हैं, 5 3 प्लस √3 यही सिद्ध करना था, ठीक है। ऐसा ही सेम प्रश्न ये है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, सेम यही है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर है। तो जैसे इसको लगाए हैं वैसे ही इसको आप लोग लगा लीजिए अथवा वाला प्रश्न, और कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला 25वां प्रश्न है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, अर्धगोले का और शंकु का दोनों का वक्र पृष्ठ क्या है, बराबर है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक शंकु है, तो मान लेते हैं माना ABC एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई L है और ऊंचाई AO, ये बिंदु को मान लिया O, AO की ऊंचाई मतलब शंकु की ऊंचाई h है और शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है, मतलब OB बराबर स्मॉल r, OC बराबर भी स्मॉल r। अब इस शंकु पर जो है एक अर्धगोला अध्यारोपित है, अर्धगोला, तो अर्धगोले चूंकि अर्धगोला पूरा शंकु पर अध्यारोपित है, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी।
या कहिए ये कि शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो चूंकि हम शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं, इसलिए अर्धगोले की भी त्रिज्या स्मॉल आर ही हो जाएगी। ओ डैश बराबर स्मॉल आर, ओ बी और ओ सी का भी मान स्मॉल आर ही होगा। तो यहाँ पर भाषा में लिखेंगे, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल, ऊंचाई एच तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। अब हम सीधे लिख देंगे इसके बाद प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ अर्धगोले के वक्रपृष्ठ के बराबर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जब ये पाई बटे में जाएगा, इसके एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा एल इक्वल 2 आर। अब एल बराबर हम जानते हैं होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एल बराबर, तो 2 आर। इसका अंडर रूट हटाना है हमें, तो अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल 2 आर का भी वर्ग हो जाएगा, 2 आर का, तो 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। ये प्लस का आर स्क्वायर दाहिने साइड ले जाएंगे, तो 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा देंगे, इधर एच स्क्वायर बचा रहेगा, तो एच स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा देंगे तो 3 आर स्क्वायर। अब प्रश्न में कह रहा था कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब त्रिज्या को अंश में रखना है, ऊंचाई को कहाँ रखना है, हर में। तो त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या करें, एच स्क्वायर इसके बटे में ले आते हैं आर स्क्वायर के, तो इधर बचेगा एक के बटे में 3 ले आते हैं, तो 1/3 इक्वल आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। दोनों में वर्ग लगा है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आर अपान एच का होल ऑफ स्क्वायर 1/3। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे में लग जाएगा अंडर रूट इक्वल आर अपान एच, या आर बाई एच इधर बाएं साइड रख लेते हैं, 1 का वर्गमूल लेकर होगा और रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट का 3 रहेगा, तो आर बटे एच बराबर हो जाएगा आर अनुपात एच बराबर 1 अनुपात अंडर रूट 3। इस प्रकार से जो है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात अंडर रूट 3। ये इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला 25वां का अथवा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक सर्किल है, ये केंद्र से 60 अंश का कोण अंतरित करता है, यहाँ कितना है 60 अंश, मतलब थीटा बराबर दिया है 60 अंश, और ये त्रिज्या दी हुई है, चाहे ओ ए चाहे ओ बी, त्रिज्या मतलब आर मान लेते हैं, आर बराबर है 21 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सूत्र जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये हम सूत्र जानते हैं इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है तो ए बराबर थीटा का मान कितना है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 का होल ऑफ स्क्वायर। 60 के 60 से काटेंगे 360 को तो 6 आएगा, तो 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 21 गुणे 21 दो बार, ठीक है ना। ये 6 2 3 6, अब ये 11 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 और 3 से 3 काट देंगे, 11 का 21 में गुणा करेंगे तो 11 के 11 हासिल आए 1, 11 दूनी 22, 22 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यह हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से यह इसका आंसर हो गया।